आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पहले ही बाकी 2 वीडियोस में। तो वहाँ पर जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला आए थे वो सारे हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। सबसे पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था या सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो फोर्स के बारे में था। तो फोर्स से जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो F = ma था। इसके बाद फिर मजीद जो हमने डिस्कस किया था वो वेट के बारे में डिस्कस किया था। तो वेट का फार्मूला क्या था, W = mg। इसके बाद फिर हमने मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस किया था। मोमेंटम का फार्मूला P = mv आया था। और उसके बाद हमने मजीद एक लॉ स्टडी किया था। लॉ की मदद से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो कि क्या था, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। इसके बाद फिर हमने 2 केसेस स्टडी किए थे टेंशन के, जिसकी मदद से हमने टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था। वहाँ पर जो हमने डिवाइस या कह लें जो मशीन हमने कंसिडर की थी वो फ्रिक्शनलेस पुली थी। तो सबसे पहले जब दोनों बॉडीज वर्टिकल हैंग हुई हुई थी तो उसके जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था वो A = g × m1 - m2 / m1 + m2 था। और T के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वो T = 2 m1 m2g / m1 + m2 था। फिर हमने केस 2 की बात की थी। तो केस 2 में एक बॉडी हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉडीज़ को हमने कंसिडर करते हुए पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि क्या आया था, A = m1g / m1 + m2। और T क्या आया था, T = टेंशन, यानी क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ था इसका, m1 m2g / m1 + m2। इसके बाद फिर हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला ड्राइव किया था। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आया था, F = μr। आगे चलकर हमने मज़ीद अब क्या करना है, प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में बात हो रही है एक्सेलरेशन की, मास की और फोर्स की। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जबकि मास दिया जा रहा है 900 kg, जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है और आगे उसकी वैल्यू लिख दी है। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो 2700 न्यूटन की नेट फोर्स यानी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसको हमने कैपिटल F से शो कर दिया। अब यहाँ पर F और M और A की बात हो रही है। तो इसके लिहाज से जो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे या फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, F = ma, क्योंकि ये इसके सारे सिंबल्स इसमें मौजूद है। तो F = ma हमने फार्मूला अप्लाई किया सॉल्यूशन में। तो उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया। तो वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हमने फोर्स की वैल्यू पुट की। फोर्स की वैल्यू 2700 है। और फिर हमने मास की वैल्यू पुट की, मास क्या है 900, और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो 900 × A आ गया। अब 900 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2700 को 900 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो गए। हम इसको अगर खुद ऐसे सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros, 9 1s 9, 9 3s 27। तो यहाँ पे क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई 3 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछी गई थी वो हम निकाल चुके हैं। और इसके बाद हमने इसका रिजल्ट लिखा। रिजल्ट क्या आया, दी एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज़ 3 मीटर/सेकंड², जिसको हमने क्वेश्चन की मदद से यहाँ पर नोट डाउन किया है। अब हम बात करेंगे हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 के पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ कार ऑफ मास 1000 kg। क्या दिया हुआ है, एक कार दी हुई है जिसका मास 1000 kg है। तो उसको हमने गिवन में लिख दिया, ठीक है। मास दिया हुआ है, इस पर ट्रैवलिंग एट 72 km/h। 72 km/h की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रही है। तो 72 km/h इसकी एक वेलोसिटी दी हुई है। आगे लिखा हुआ है इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। तो यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट मतलब कि बाद में रेस्ट में आ गई। पहले वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी और इसके बाद इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट मतलब कि कुछ वक्त के बाद वो रेस्ट में आ गई, रुक गई ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर का फासला कवर करने के बाद। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है। अब इस वेलोसिटी को 72 km/h को 72 km/h को हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं। इसको इनिशियल वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि बाद में रेस्ट में आ गई। तो चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस तरह की वर्डिंग आ जाए तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इनिशियल दी हुई है और फाइनल
हमें 0 कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी बाद में रुक गई, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया और उस वक्त उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन ये फासला कवर करने के बाद वो रुक गई। तो जब वो रुक गई तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि हम कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है या रेस्ट में आ जाता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर का फासला दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड करना है। ए पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और बी पार्ट में एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करनी है। यानी कि हमें 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हमने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दी। पहली क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरी क्या है, ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है दोनों। इसके बाद अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूलाएँ लिखे हुए हैं इनमें से कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाएँ हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये केसेस के लिए हैं। जब केस 1, केस 2 यानी जब पुली की बात हो रही हो और ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखा जाए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए जो हमने चैप्टर 3 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उनमें से एक इक्वेशन अप्लाई होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें टाइम ना हो, क्योंकि हमारे पास टाइम मेंशन नहीं है। अगर टाइम दिया हुआ होता तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT², ये लगाकर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते थे। क्योंकि फर्स्ट क्यों नहीं लगा सकते, फर्स्ट VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT है, तो इसमें कोई भी डिस्टेंस का सिंबल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम वो नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर टाइम मौजूद है, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं दिया हुआ। और उसी तरह फिर अगर मैं बात करूँ थर्ड इक्वेशन की, 2AS इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI², इसकी अगर मैं बात करूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम मेंशन नहीं है और टाइम हमारे पास दिया हुआ भी नहीं है। अगर A चेक करें तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, VF भी दी हुई है और VI भी दी हुई है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। इसका मतलब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो हम आराम से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैल्यूज पुट की, 2 एज इट इज़ आ गया, ए भी एज इट इज़ आ गया, एस की वैल्यू जो कि इधर दी हुई थी 40 मीटर वो हमने सब्स्टिट्यूट की, और वी एफ की वैल्यू जो कि यहाँ पर हमने बताया था कि 0 आएगी, तो वो 0 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद वी आई की वैल्यू 20 थी तो वो भी यहाँ पर लिख दी। इसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 40, इसे 40 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 80 आ जाएगा और 80 ए एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद द स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि 0 ख़त्म हो चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर 20 है, 20 का हमने स्क्वायर किया, यानी 20 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 20 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 400। वी कैन यूज़ कैलकुलेटर। ठीक है, इसके बाद ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब उसी तरह यहाँ पर ये 80 किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाके ये डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 को 0 से कैंसिल किया और 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको 20 क्यों लिया, जबकि ये दी हुई तो 72 थी। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 3 में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है। यहाँ पर अगर बाकी यूनिट्स चेक किए जाएँ, केजी या मीटर, तो ये एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं। तो जब एक एसआई यूनिट नहीं है और बाकी एसआई यूनिट्स हैं
तो ये भी हम SI यूनिट्स में लेके जाएंगे। तो किलोमीटर पर आवर को हम SI यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मूव करेगा मीटर पर सेकंड में। जब ये मीटर पर सेकंड में मूव करवाएंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड करेंगे उसको 3600 से। जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको हमने डिवाइड किया, तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 72 को अगर 36 से कैंसिल करें तो ये 1 आएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। यानी मैंने डायरेक्ट 36 से कैंसिल किया। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, इवन यू कैन ऑल्सो यूज़ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 36 को 1 से किया और 36 को 2 से किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरीके से हमने इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दी गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो यहाँ पे ये वाला 20 इस वजह से हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह पुट किया था। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व किया, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, इसका स्क्वायर लिया था और इसके बाद यहाँ पर 80 था, ये डिवाइड में चला गया, इसे कैंसिल किया या डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम थी, यानी कि वो 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और इनिशियल ज़्यादा होती है, या फाइनल कम होती है और इनिशियल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये चैप्टर 3 में डिस्कस हो चुका है। इसके बाद अब एक्सेलरेशन आ चुकी है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी, ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F = ma। F = ma अप्लाई किया तो वैल्यूज़ को पुट किया तो F एज इट इज आ गया। m की वैल्यू क्या दी हुई थी, यहाँ पे 1000 दी हुई थी, वो पुट करेंगे और एक्सेलरेशन जो ऊपर अभी आई है -5, ये पुट की जाएगी। तो m 1000 है, एक्सेलरेशन -5 आ गई। अब इस -5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 5000 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद अब ये फोर्स माइनस में क्यों आई है, ये फोर्स माइनस में इस वजह से आई है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए अप्लाई हो रही है। तो अब ब्रेकिंग फोर्स है, इसलिए इसको ब्रेकिंग फोर्स कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रोक रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रही है, मतलब कि गाड़ी एक पहले चल रही थी, जब उसको एकदम से रोका गया तो क्या हुआ, वहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई की गई, तो ब्रेक्स ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई की है, जिसकी वजह से ये फोर्स माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोक रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये माइनस में। अब यहाँ पे इनके रिजल्ट्स मेंशन कर दिए बिल्कुल क्वेश्चन से वर्डिंग उठाकर। क्या क्या चीज़ कही थी ए पार्ट में हमने फाइंड की एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि क्या आई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी पार्ट में हमने फाइंड की एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, जो क्या आ गई, -5000 न्यूटन। यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 2 खत्म हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम नंबर 3 का पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो कि 50 ग्राम मास रखती है और कह रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 50 ग्राम। अब ग्राम क्योंकि SI यूनिट नहीं है, सो दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू द SI यूनिट। तो ग्राम से हम इसको किस में मूव करेंगे, किलोग्राम में। एंड हाउ विल वी कन्वर्ट इट, डिवाइड बाय 1000। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 50 ग्राम को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.05 kg। 0.05 kg यहाँ पर क्या आ गया, मास आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर मास की वैल्यू लिख दी गई है, तो उसके बाद अब स्पीड कितनी दी हुई है, अब हमें ये नहीं पता ये इनिशियल है फाइनल है। फिर आगे लिखा पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। अब कह रहे हैं कि एक बुलेट थी 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही थी।
लेकिन कुछ वक्त के बाद वो एक बैग से टकराई जिसके अंदर रेत भरी हुई थी। तो जब वो उस बैग से टकराई तो टकराने के बाद उसने उसके अंदर पेनिट्रेट किया, यानी वो उसके अंदर घुस गई, और अंदर घुसने के बाद उसने कुछ फासला कवर किया। तो वो फासला कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, यानी कि बैग के अंदर घुसकर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर करके वो वहीं पर स्टॉप हो गई। तो जब वो वहीं पर स्टॉप हुई तो वहाँ पर स्टॉप होने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब क्योंकि पहले वो मूव कर रही थी, बाद में वो स्टॉप कर गई, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 15 है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि बाद में रुक रही है। और वर्डिंग भी अगर आप चेक करें तो इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, तो ब्रॉट टू रेस्ट अमूमन फाइनल 0 होती है, ठीक है, इन 0.05 सेकेंड। अब 0.05 सेकेंड क्या दिया हुआ है, टाइम दे दिया गया है। पहले बुलेट मूव कर रही थी, बाद में रुक गई, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज मेंशन कर दी, टाइम मेंशन कर दिया, मास मेंशन कर दिया। आगे लिखा हुआ है फाइंड हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड। कह रहे हैं कितना दूर तक उस बैग में, उस रेत के बैग में बुलेट ने पेनिट्रेट किया। तो हमें वो फासला कैलकुलेट करना है जो बुलेट ने कवर किया होगा उस बैग के अंदर जाकर। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया ए पार्ट में, और बी पार्ट में लिखा हुआ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। एवरेज फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पर फोर्स मेंशन कर दी गई है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी हुई होती हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूलाए होते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2as = vf स्क्वायर माइनस vi² और एक होता है s = vit प्लस हाफ at²। अब ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है v = s/t, लेकिन उससे हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी यूज़ होती है ना कि इनिशियल और फाइनल होती है। इसकी वजह से हमें इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में से एक फॉर्मूला सिलेक्ट करने के लिए अगर हम देखें तो दोनों में एक्सेलरेशन मौजूद है, ए मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया a = ΔV/t, यानी डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अगर इस फॉर्मूले से आप नहीं करना चाहते तो एक और पॉसिबिलिटी होती है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vf = vi प्लस at। इससे भी एक्सेलरेशन फाइंड की जा सकती है। vf दी हुई है, vi भी दी हुई है, टाइम हमें पता है, दिया हुआ है, तो इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से भी हो सकते हैं। सो इट्स अप टू यू वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। तो पहले हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद कोई और न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हम ये भी यूज़ कर लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन सही से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो ΔV = vf माइनस vi। ΔV vf माइनस vi के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ΔV की जगह आ गया vf माइनस vi। इसके बाद फिर अपॉन t एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे vf की वैल्यू क्या दी हुई थी, 0 दी हुई थी, और vi की वैल्यू क्या दी हुई थी, 15, और t की वैल्यू 0.05 थी। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करके 0 में से 15 को माइनस किया तो -15 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड किया तो क्या आ गया, -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव में आई है। नेगेटिव में एक्सेलरेशन मैंने पहले भी बताया था रिटार्डेशन शो करती है, तो ये नेगेटिव में यहाँ पर मौजूद है, नेगेटिव में रिटार्डेशन को मेंशन कर रही है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या 0 है और इनिशियल उसकी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, जब एक्सेलरेशन आ चुकी है, नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस इजीली। अब डिस्टेंस इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करके फाइंड किया जा सकता है।
तो हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको थर्ड वाली यूज़ करा रही हूँ, आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन लगाई 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की, a की जगह -300 जो कि यहाँ पर आया था, vf 0 थी एज यूजुअल और vi क्या थी 15 थी। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर एक मेजर गलती बच्चे करते हैं। वो गलती क्या होती है कि जब आप सिंपल कैलकुलेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय -300 लिखते हैं तो वो असल में माइनस करता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। यानी कि जब आप इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -300 तो सिंपल कैलकुलेटर में वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर वो इसको एक्सेप्ट करता है, तो वो माइनस करके आंसर देता है 298। सो दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर से करना है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 300 से और साइन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 100, 2 0 एज इट इज, तो -600 आ रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हुए। तो 2 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो -600 एज इट इज, 0 का स्क्वायर 0 तो 0 हम नहीं लिखते, और 15 का स्क्वायर 225, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट योर सेल्फ। इसके बाद अब -600 इज इन मल्टीप्लाई, सो ऑन द राइट साइड इट विल बी डिवाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड करेगा तो 225 को 600 से डिवाइड किया तो डिवाइड करके आंसर क्या आ गया 0.375 मीटर। यहाँ पर ये माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिए। जब ये कैंसिल कर दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कैंसिल कर दिए, या कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस आ गया और प्लस लिखते नहीं है। 225 को 600 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.375 मीटर। यहाँ तक हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ। क्या था, फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला लगाया था F = ma, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पहले पुट करेंगे 0.05 और फिर a की वैल्यू पुट करेंगे -300 और इसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर क्या आ गया -15। अब ये जो माइनस में फोर्स आ रही है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वो फोर्स क्या कर, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोक रही है। क्योंकि हमसे बुलेट की फोर्स नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। सैंड कितनी फोर्स लगा रहा है, तो सैंड की फोर्स को हमने कैलकुलेट की है, इस वजह से ये माइनस में आ रही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रोक रही है। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रोक रही होगी मूव करने से, वो अमूमन नेगेटिव में आ रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये माइनस में आ गई। इसके बाद अब रिजल्ट लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का लिखेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना था तो हमने क्वेश्चन से ही वर्डिंग उठा ली। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बुलेट फॉर पेनिट्रेशन इनटू अ बैग ऑफ सैंड इज 0.375 मीटर। और बी में लिखा द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड इज -15 न्यूटन। तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 को। तो प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हम इसका क्वेश्चन एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें डाटा बनाने में आसानी हो। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। एक स्टेशनरी बॉडी थी, यानी रुकी हुई बॉडी थी। स्टेशनरी बॉडी मीन्स रुकी हुई। तो एक रुकी हुई बॉडी थी जिस पर 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गिवन में फोर्स को मेंशन कर दिया। इसके बाद फॉर 4 सेकेंड के लिए एक स्टेशनरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की गई। तो स्टेशनरी थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो यहाँ पर हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेंशन कर दी, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में स्टेशनरी होगा और उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो मूव करना शुरू कर देगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल हमेशा 0 होगी। इसके बाद फिर
आगे लिखा हुआ एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। जब उस पर 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हुई और इंक्रीज़ होकर 36 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी मेंशन कर दी 36 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल 0 थी तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी दी हुई है 36 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद आगे लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। अब ये डाटा हमें दे दिया गया है, यानी फोर्स और साथ में टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है। हमसे मास पूछा जा रहा है कि अब उस बॉडी का मास बताइए कि जो बॉडी पहले स्टेशनरी थी और फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करवाया तो उसके मास को फाइंड करना है। अब यहाँ पर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाए हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर जो यूज़ हो सकता है वो है F = ma और दूसरा W = mg। अब W = mg हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि g की वैल्यू तो हमें पता है, मास फाइंड करना, लेकिन वेट नहीं दिया हुआ, तो इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें F = ma की, तो यहाँ पर मास हमें फाइंड करना है, फोर्स दे दी गई है और एक्सेलरेशन नहीं दी हुई। तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डाटा दे दिया गया है। एक्सेलरेशन के डाटा के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो ये तीन चीज़ें दे दी गई हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे मास को फाइंड करने से पहले। जब एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद वैल्यूज पुट करके हम क्या करेंगे, मास को इजीली फाइंड कर लेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से। इट मीन्स वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो लेकिन इसको यूज़ करने से पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था A = ΔV/T, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, अगर ये फॉर्मूला आप ना यूज़ करना चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, VF = VI + AT। इससे भी एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट हो सकती है। अब A = ΔV/T, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ΔV को करेंगे = VF - VI। तो इंस्टेड ऑफ ΔV क्या आ गया, VF - VI। ΔV क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। चैप्टर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल के। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट की गई, A एज इट इज आ गया, VF की जगह 36 फाइनल वेलोसिटी, VI की जगह 0 और यहाँ पर T की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब 36 - 0 इट विल बी 36, 36 डिवाइड बाय 4 इट गिव्स 9। तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन जब आ चुकी है तो एक्सेलरेशन की मदद से हम क्या करेंगे, मास को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, F = ma। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू पुट की जो कि डाटा में दी हुई थी 120, और इसके बाद हमने मास एज इट इज नोट डाउन किया और A की वैल्यू जो क्या दी हुई थी, 9 दी हुई थी, वो लिख दी। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सो ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी डिवाइडिंग। तो 120 से 9 को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 13.33 kg। तो इसका मतलब जो बॉडी पहले स्टेशनरी थी और अब मूव करने लग गई है तो उसका जो मास है वो 13.33 kg है। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट नोट डाउन करेंगे। तो रिजल्ट हम क्वेश्चन से ही वर्डिंग उठाएंगे। क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। तो रिजल्ट में हमने लिखा द मास ऑफ द बॉडी इज 13.33 kg। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गन ऑफ मास 20 kg। एक गन है जिसका मास दिया हुआ है 20 kg। तो हमने मास ऑफ गन करके इसको मेंशन किया, क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो सिर्फ मास लिखा जा सकता है। तो मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, 20 kg। इसको हमने m1 कंसीडर किया क्योंकि आगे एक और मास दिया हुआ है, उसको हम m2 लेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। वो गन क्या कर रही है, एक बुलेट को फायर कर रही है जिसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम। तो इसको हमने m2 कंसीडर किया।
m2 कंसीडर किया और आगे क्या किया, अब ये ग्राम में था तो इसको हमें ऐसा यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। तो इन द सेम वे वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। अब हमने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड किया, तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0.05 kg। ठीक है, तो 0.05 kg मास आ गया बुलेट का। आगे लिखा हुआ है विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये बुलेट की दी हुई है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। गन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, बुलेट की दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने डाटा बनाया, लेकिन डाटा में मैंने U1 U2 भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब गन से फायर किया जाता है और बुलेट की वेलोसिटी दे दी जाती है और रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती है, तो ये मोमेंटम का केस बनता है। यानी मासेस दिए हुए हैं और वेलोसिटीज भी दी हुई हैं, या वेलोसिटी फाइंड भी करनी है, तो ये जो केस होगा ये मोमेंटम का केस होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम के केस में, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था मोमेंटम के लिए, अब अगर एक वेलोसिटी होती तो ये फॉर्मूला सिंपल अप्लाई होता और आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर दो मासेस और दो वेलोसिटीज का जिक्र है, इस वजह से वी हैव टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हमारे पास मासेस तो दिए हुए हैं दोनों, वेलोसिटी भी दी हुई है, एक वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन ये इनिशियल है फाइनल है ये हमें नहीं पता अभी। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, यानी रिकॉइलिंग की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रिकॉइल करने से पहले, यानी गन अपनी वापस स्टेट में आने से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। जब फायर नहीं किया गया था तो फायर करने से पहले की वेलोसिटी बुलेट की भी और गन की भी दोनों की वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि रुकी हुई थी, फायर नहीं हुआ था। लेकिन फायर करने के बाद वेलोसिटीज में चेंज आया, तो कह रहे हैं वो वेलोसिटी फाइंड कीजिए जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट वापस अपना रिस्टोर होकर अपनी स्टेट में आ रहा है, यानी गन वापस रिकॉइल हो रही है। ठीक है, फायर करने के बाद, तो वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है कि फायरिंग के बाद वो वापस जब अपनी स्टेट में आ रही है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी अपनी स्टेट में वापस आने के लिए। तो इस वजह से, तो इसका मतलब हमारे पास ये वेलोसिटीज दी हुई है, इनमें से एक फाइंड करनी है और एक दी हुई है। बाकी जो ये वेलोसिटीज हैं u1 और u2, इन दोनों को हम 0 सपोज करेंगे। ठीक है, तो 0 क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि फायरिंग से पहले गन भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट में थे। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इस वजह से। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस होगा तो आप दोनों वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल दोनों इनिशियल वेलोसिटीज गन की भी और बुलेट की भी आप 0 कंसीडर करेंगे, और जो दी हुई होंगी वो फाइनल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये डाटा हम बना चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियल और दोनों इनिशियल वेलोसिटीज गन की भी और बुलेट की भी 0 कंसीडर की हैं, क्योंकि ये किसका केस बन रहा था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस बन रहा था। अब फाइनल वेलोसिटी हमें गन की फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने m1 की वैल्यू पुट की, m1 क्या दिया हुआ था 20, तो इंस्टेड ऑफ m1 क्या आ गया 20 आ गया। u1 जैसा मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, यानी गन पहले रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। फिर m2 हमने डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली थी हम वो वैल्यू लेंगे 0.05 kg, तो यहाँ पर आ गया 0.05 kg। इसके बाद फिर
U2 भी मैंने क्या कहा था कि बुलेट भी इनिशियली रेस्ट में थी फायरिंग से पहले, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या आ गई 0। फिर M1 क्या था 20 इन द सेम मैनर, और उसके बाद V1 हमें फाइंड करना है। V1 क्या थी, V1 वेलोसिटी ऑफ गन है, तो वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड करनी है। पहले गन की वेलोसिटी आएगी फिर बुलेट की आएगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वरना वैल्यूज़ पुट करते हुए यहाँ पर ये गलती होती है कि आप वैल्यूज़ बुलेट की जगह गन की पुट कर देते हैं और गन की जगह बुलेट की। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 हमें फाइंड करना है, तो V1 एज इट इज, M2 क्या दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, और इसके बाद V2 क्या थी, V2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या दी हुई है 200, तो V2 की जगह आ जाएगा 200। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0, और 0.05 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिकॉज वेन एवर 0 इज मल्टीप्लाइड विथ एनी ऑफ द वैल्यू इट गिव्स 0। इसके बाद 20 को V1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 20 V1, इसके बाद 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो इट गिव्स 10, यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्लस में, तो इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इधर जब ये माइनस में जाएगा तो क्या हो गया -20 V1 और इज इक्वल्स टू 10। ये ज़ीरोस ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ज़ीरो को नहीं लिखते, क्योंकि उसकी जगह हमने वैल्यू लिख दी है, तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। इसके बाद ये -20 था, इस -20 को हम नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे, नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो V1 अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें V1 फाइंड करनी है, किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे V1 अलग हो जाएगा और -20 नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर 10 को -20 से डिवाइड किया तो डिवाइड करके आंसर क्या आया -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है जिससे गन वापस रिकॉइल करेगी, यानी कि वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आएगी आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि गन रिकॉइल हो रही है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में बुलेट को फायर किया है गन ने, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस रिकॉइल हो रही है, अपनी इनिशियल स्टेट में आ रही है, इस वजह से ये वेलोसिटी माइनस में आई है। अब आगे जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट लिखते हुए बिल्कुल क्वेश्चन की वर्डिंग उठाई, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर माइनस नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि माइनस सिर्फ क्या शो कर रहा है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो यहाँ पर जब लिख दिया रिकॉइल हो रही है, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी विल बी इन नेगेटिव। तो यहाँ तक हमने प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। अब ये थोड़ी लेंदी है और ये थोड़ी ट्रिकी भी है, तो इस वजह से ये आपको थोड़ा फोकस करके समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एम्प्टी ट्रक वेज 4000 न्यूटन। एक खाली ट्रक था जिसका वेट दिया हुआ है कितना, 4000 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक मेंशन किया, जो कि हमने W1 से शो किया। इसको W1 से क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि आगे एक और वेट आएगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 4000 न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे इसका जो इंजन है, यानी जो इस वक्त वो खाली है, तो खाली होते हुए उसका इंजन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक दी हुई है, यानी कि इंजन के लिहाज से दी हुई है A1, जिसको हमने शो किया है, क्योंकि आगे एक एक्सेलरेशन और आएगी तो इस वजह से हमने इसको A1 से शो किया। कितनी दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखो, इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विथ 2000 न्यूटन। अगर ट्रक को, यानी जो एम्प्टी ट्रक था उसको लोड कर दिया जाए 2000 न्यूटन का वेट डालकर, तो यहाँ पर 2000 न्यूटन का वेट डाला जा रहा है किसमें, एम्प्टी ट्रक में। तो एम्प्टी ट्रक में 2000 न्यूटन डाला गया है, तो टोटल वेट जो होगा लोडेड ट्रक का वो कैसे आएगा, वो इस एम्प्टी ट्रक के वेट को लोडेड ट्रक के वेट में प्लस कर दिया जाएगा। यानी जितना उसमें लोड डाला जा रहा है, इस लोड को इस एम्प्टी ट्रक के वेट से हम प्लस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि लोडेड ट्रक का वेट कितना है।
तो यहाँ पर वेट ऑफ लोडेड ट्रक दिया हुआ है जिसको हमने W2 से शो किया, किसके इक्वल है। सबसे पहले हमने एम्प्टी ट्रक का वेट लिया, एम्प्टी ट्रक के वेट में हमने वो लोड प्लस किया है जो कि उस ट्रक में डाला जा रहा है, ठीक है। तो उस ट्रक में डाला जा रहा है उसको प्लस किया, तो ये जो 6000 न्यूटन आया है ये लोडेड ट्रक का वेट है, ठीक है। तो लोडेड ट्रक का वेट आ चुका है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। अब कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए जो कि इंजन प्रोड्यूस करेगा, किसका, लोडेड ट्रक का। तो हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन लोडेड ट्रक फाइंड करना है, मतलब कि उसका जो इंजन लोड होने के बाद उस वक्त जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो हमें फाइंड करनी है, जिसको हमने A2 से शो किया है, ठीक है। तो एम्प्टी ट्रक की एक्सेलरेशन दी हुई है, लोडेड ट्रक की, उसके इंजन की, एम्प्टी ट्रक के इंजन की एक्सेलरेशन दे दी गई है और हमें लोडेड ट्रक के इंजन की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए अब जो हम फॉर्मूला ले सकते हैं वो तो एक ये है, F2 = M2 A2, F2 = M2 A2, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए A2 नहीं दिया हुआ, वी हैव टू फाइंड इट, और उसके अलावा M2 भी नहीं दिया हुआ और F2 भी नहीं दिया हुआ। तो ये तीनों चीज़ें नहीं दी गई, तो फिर हम A2 किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर A2 को फाइंड करने से पहले हमें M2 और F2 निकालना पड़ेगा। तो M2 और F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले M2 को देखते हैं। M2 निकालने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास वेट दिया हुआ है लोडेड ट्रक का भी और एम्प्टी ट्रक का भी, तो हम वेट की मदद से दोनों के पहले एम्प्टी का भी और लोडेड का भी मास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मास कैसे आ जाएगा, अगर मैं मास की बात करूं तो मास हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, W2 = M2G। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेरे पास M2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, W2 दिया हुआ है 6000 न्यूटन, M2 फाइंड करना है और G की वैल्यू 9.8 होती है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर M2 तो आ जाएगा, ठीक है। अब M2 आ जाएगा तो F2 कैसे आएगा, F2 फाइंड करने के लिए पहले हमें F1 फाइंड करनी होगी, यानी कि हमें ये फाइंड करना होगा कि लोडेड ट्रक पर जो फोर्स थी उससे पहले एम्प्टी ट्रक पर कितनी थी। तो F2 से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, F1। तो F1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है M1A1, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma। अब यहाँ पर F = ma है, क्योंकि फर्स्ट था एम्प्टी ट्रक का था तो सबके साथ 1 आ गया। अब F1 फाइंड करनी है, अगेन M1 नहीं दिया हुआ लेकिन A1 दिया हुआ है, A1 इज गिवन। तो M1 हम फाइंड करेंगे। M1 कैसे फाइंड होगा, इन द सेम मैनर W1 = M1G। W1 M1G के इक्वल है, तो W1 यहाँ पर दिया हुआ है 4000, M1 यहाँ पर हमें फाइंड करना है और G की वैल्यू इन द सेम मैनर 9.8। इसका मतलब यहाँ पर आने से पहले हमें पहले ये चीज़ करनी होगी, मासेस फाइंड करने होंगे और मासेस के बाद हमें फोर्स फाइंड करनी होगी और उसके बाद जाके हम एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन यानी लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W2 और W1 फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले W2 और W1 की मदद से हम M2 और M1 फाइंड करेंगे। तो M2 M1 फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम ये दोनों फॉर्मूलाएं यूज़ करेंगे। तो इधर अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डाटा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पर, डाटा से अब मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मासेस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट। तो टू फाइंड मास ऑफ एम्प्टी ट्रक, सबसे पहले किसका मास फाइंड होगा, एम्प्टी ट्रक का। एम्प्टी ट्रक का मास फाइंड करने के लिए हमने वेट का फॉर्मूला यूज़ किया, W1 = M1G। अब W1 4000 है,
m1 एज इट इज, g की वैल्यू 9.8 है. This 9.8 is in multiply. In the same manner it will be dividing 4000. तो 4000 से डिवाइड हुआ तो m1 की वैल्यू क्या आ गई 408.16 kg. आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद फिर टू फाइंड मास ऑफ लोडेड ट्रक. अब लोडेड ट्रक का मास फाइंड करना है तो एम्प्टी ट्रक के मास को हमने m1 से शो किया था, लोडेड ट्रक के मास को हम m2 से शो कर रहे हैं. तो m2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं W2 इज इक्वल्स टू m2g. अब W2 क्या दिया हुआ है 6000, यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ था, यानी कि हमने दोनों को प्लस करके निकाला था. और आगे m2 फाइंड करना है और g की वैल्यू इन द सेम मैनर 9.8. g की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है. अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा डिवाइड होगा किससे 6000 से. इन द सेम मैनर एज वी फाइंड m1. अब यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 612.24 kg. तो m1 m2 हम फाइंड कर चुके हैं. अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फोर्स फाइंड करेंगे. ये दोनों फाइंड हो गए. अब फोर्स की तरफ मूव करेंगे तो फोर्स कैसे फाइंड होगी, F1 इज इक्वल्स टू m1 a1. तो F1 इज इक्वल्स टू m1 a1 से हमने क्या किया फोर्स फाइंड करनी है. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट की. सबसे पहले किसकी वैल्यू दी हुई थी m1 की वैल्यू क्या है 408.16 और एक्सेलरेशन एम्प्टी ट्रक की कितनी दी हुई थी 1 दी हुई थी. तो इसको हमने पुट किया, तो इसको पुट किया तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया सेम आंसर आ गया, क्योंकि 1 से जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही वैल्यू आ जाता है. तो यहाँ पर न्यूटन्स में फोर्स की वैल्यू आ गई. इसके बाद अब ये जो F1 है इसको हम सपोज कर रहे हैं F2 के इक्वल. इसको F2 के इक्वल क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही थी इंजन की. इंजन की फोर्स सेम रहेगी. उसकी फोर्स सेम क्यों रहेगी, क्योंकि जब उस पर लोड डाला जाएगा तो इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंजन को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी वो खाली ट्रक पर लगा रहा था. ठीक है, क्योंकि वो केमिकल्स पर चल रहा है. तो इस वजह से यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि F1 F2 के बराबर है, चाहे लोडेड ट्रक हो चाहे खाली ट्रक हो. इंजन जो फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यानी ट्रक को मूव करवाने के लिए वो फोर्स सेम होगी. तो F1 F2 के इक्वल है, यानी कि जितनी एम्प्टी ट्रक की फोर्स थी उतनी ही लोडेड ट्रक पर होगी. तो यहाँ पर F2 क्या आ गया 408.16, जितना F1 था उसी के बराबर. अब इसके बाद अब F2 आ चुका है. अब हम फाइंड करेंगे A2 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी. ये तीनों चीज़ें, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया. तो अब हम चलेंगे अपने फाइनल रिक्वायर्ड की तरफ जो कि हमें A2 फाइंड करना था. तो क्या लिखा टू फाइंड A2 बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो फॉर्मूले को यूज़ किया, कौन सा सेम फॉर्मूला F2 इज इक्वल्स टू M2 A2. जो हमने F1 के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वही F2 के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया क्योंकि लोडेड ट्रक की बात हो रही है. तो A2 लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन थी, यानी कि जब ट्रक को लोड कर दिया गया था तो उस वक्त जो उसकी एक्सेलरेशन थी वो हम फाइंड कर रहे हैं उसके इंजन की. तो F2 408.16 है, M2 612.24 है और A2 हमें फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो गया. तो जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. अब हम अगर थोड़ा इसको कंपेयर करें एम्प्टी ट्रक से तो एम्प्टी ट्रक की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी क्योंकि वो खाली था, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी. लेकिन जब उसको लोड कर दिया गया, ट्रक को लोड किया गया, तो उसकी एक्सेलरेशन पर फर्क पड़ रहा है क्योंकि इंजन जो उसको मूव करवा रहा है वो सेम फोर्स से मूव करवा रहा है. इस वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लोड बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज ही होगी अगर उसकी फोर्सेस को कांस्टेंट रखा जा रहा है. ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पर रिजल्ट मेंशन करेंगे. तो रिजल्ट हमने क्वेश्चन से ही उठाया. द एक्सेलरेशन, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन ऑफ लोडेड ट्रक कैन प्रोड्यूस इज 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
यहाँ तक हमने डिस्कस की प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 बॉडीज A एंड B आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। 2 बॉडीज़ हैं A और B जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच हुई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है विच पासिस ओवर अ पुली, और उसको पुली से पास करवाया जा रहा है। स्ट्रिंग को पुली से पास करवाया और उससे 2 बॉडीज़ A और B अटैच कर दी गई। आगे लिखा हुआ है सो दैट दे हैंग वर्टिकली, दोनों को किस तरीके से हैंग किया हुआ है, वर्टिकली हैंग किया हुआ है। तो वर्टिकली हैंग किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि केस 1 की बात हो रही है। तो ये केस 1 में दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग थी। अगर एक हॉरिजॉन्टल होती और एक वर्टिकल होती तो इसका मतलब केस 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इफ द मास ऑफ द बॉडी B इज 4 kg, बॉडी B का मास दिया हुआ है तो बॉडी B का मास 4 kg दे दिया गया है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि ये M1 है या ये M2 है, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। आगे लिखा हुआ है फाइंड मास ऑफ द बॉडी A विच मूव्स अप, जो ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी हुई है, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मास दिया हुआ है वो बॉडी B का मास है, और क्योंकि बॉडी A अपवर्ड जा रही है तो बॉडी A अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब बॉडी B डाउनवर्ड जा रही है। तो जो डाउनवर्ड जा रही होगी उसका मास ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉडी B का मास ज़्यादा है। तो बॉडी B का मास ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और बॉडी A का मास कम होगा जो कि हमें फाइंड करना है, तो वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो वो अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर जो अपवर्ड जा रहा होता है वो हमेशा M2 होता है, और जो डाउनवर्ड जा रहा होता है वो M1 होता है। तो डाउनवर्ड जाने वाला M1 था, लेकिन क्वेश्चन में उसको B कहा गया है, तो हमने इसको B सपोज किया, और जो ऊपर जा रहा था वो M2 था तो उसको हमने A सपोज किया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मास ऑफ बॉडी B, इस बॉडी का मास जो नीचे जा रही है, जो नीचे जा रहा होगा वो हमेशा M1 होगा, और जो ऊपर जा रहा होगा वो M2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंबल्स चेंज किए हुए, जो ऊपर जा रहा था उसको A कहा जा रहा है, जो नीचे जा रहा था उसको B कहा जा रहा है। इससे पहले जो आपने केसेस किए थे, तो केसेस की अगर फिगर आपको याद हो तो उसके लिए हमने सपोज किया था कि जो नीचे जा रहा है उसको हमने खुद सपोज किया था A, और जो ऊपर जा रहा था उसको हमने सपोज किया था B, ठीक है। तो इसका मास M1 था और इसका मास M2 था, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये M2 था, और ये नीचे की तरफ आ रहा था, ये M1 था। अब यहाँ पर A इसको कहा गया था फर्स्ट वाले को, और B इसको कहा गया था। तो यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर सिंबल्स चेंज किए गए हैं। जो B था उसको A कहा जा रहा है, और जो A था उसको B कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनके सिंबल चेंज करने की वजह से बॉडी B का मास दिया हुआ है, हमें बॉडी A का कैलकुलेट करना है। तो बॉडी A का यानी कि इस बॉडी का जो अपवर्ड जा रही है, जिसको हमने M2 लिया हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था टेक G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू खुद से क्वेश्चन में कही जा रही है कि आप 10 लें, तो हम यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे। तो मास ऑफ बॉडी B M1 था 4 kg, एक्सेलरेशन 0.5 थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि दी हुई थी तो वो हमने क्वेश्चन में मेंशन कर दी गिवन में, और मास ऑफ बॉडी A ये M2 हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये केस 1 की बात हो रही है, तो केस 1 के लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूलाए थे, एक एक्सेलरेशन के लिए और एक टेंशन के लिए। अब एक्सेलरेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है वो हम यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि टेंशन की बात ही नहीं हो रही इधर। अगर टेंशन दी हुई होती तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते और इससे मास फाइंड कर लेते, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हम एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इधर हमने यूज़ किया, A इज इक्वल्स टू G इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने पहले वैल्यूज़ पुट की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई थी 0.5,
तो a की जगह आ गया 0.5। इसी तरह फिर g की वैल्यू क्या दी हुई थी 10, तो 10 पुट की और m1 दिया हुआ था 4, तो इसकी m1 की जगह 4 आ गया, नीचे भी m1 की जगह 4 आ गया और m2 ऊपर भी और m2 नीचे भी एज इट इज आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड में है तो पूरी कंप्लीट वैल्यू ऊपर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो पूरी वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई तो 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस m2। इसके बाद ये 10 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, ये 10 था, इसको m2 से मल्टीप्लाई किया तो 10m2 हो गया। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई विथ 4 क्या आ गया 2, और 0.5 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 m2। इसके बाद यहाँ पर 40 माइनस 10 m2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सिमिलर वैल्यूज को एक साथ करेंगे। ये माइनस 10 m2 था तो ये इधर जाके प्लस होगा, ये 2 इधर प्लस में था तो यहाँ आकर माइनस होगा। ठीक है, हमने वैल्यूज को रीअरेंज किया, 0.5 m2 एज इट इज लिखा, ये माइनस 10 m2 था तो इधर आकर प्लस हो गया, और ये 2 यहाँ पर प्लस में था तो 40 के साथ उधर जाकर माइनस हो गया। हमने इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया। क्यों एक्सचेंज किया, क्योंकि आगे हमने इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना था। तो 0.5 m2 में 10 m2 को प्लस किया तो क्या आ गया 10.5 m2, और 40 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 38। इसके बाद अब ये 10.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। 38 से 10.5 को जब डिवाइड किया तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 3.61 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास मास आया है किसका, फर्स्ट बॉडी का, यानी A का, जिसको हमने m2 से शो किया था। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि 3.61 इसका मास है, और यहाँ पर जो m1 था वो 4 kg था। तो ये वाला मास कम है तभी बॉडी अपवर्ड जा रही है, और ये वाला मास ज़्यादा है तभी बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। तो अब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, मास फाइंड करने के लिए कहा गया था तो हमने क्वेश्चन से वर्डिंग उठाई और लिखा मास ऑफ द बॉडी ए मूविंग अप थ्रू पुली इज 3.61 kg। यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हम अपना डिस्कस करते हैं अपना लास्ट प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम में अब क्या बताया जा रहा है, लास्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। एक मेटल की सरफेस है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास क्या है 4 kg, उसका मास दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। अब इस ब्लॉक के दरमियान में और इस मेटल सरफेस के दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। ठीक है, तो ये 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है। और इसके बाद आगे लिखा है व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। ठीक है, अगर हमें ये स्लाइड करवाना है, अगर हमें ये मूव करवाना है तो इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी F। तो वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि वो इस फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो वो इतनी हो कि इस फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर सके। इसका मतलब कि हमें इतनी पैरेलल फोर्स अप्लाई करनी होगी जितनी बॉडी की फ्रिक्शन होगी। अगर वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करेगी तो बॉडी आगे मूव करेगी। तो हमें इनडायरेक्टली फाइंड क्या करनी है, फ्रिक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मास लिखा 4 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा म्यू 0.2, और इसके बाद हमें फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स नीडेड पैरेलल टू सरफेस, वो फोर्स जिससे यानी कह लें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है। इस वजह से हम यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, F इज टू म्यू आर, और यहाँ पर R किसके इक्वल था, W के। R अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो R हम किसके इक्वल लेते हैं, W के, और W किसके इक्वल है, mg के। तो R इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट किया तो F इज इक्वल टू म्यू mg, इसका फॉर्मूला बन चुका है।
अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो एफ एज इट इज आ गया, म्यू की जगह 0.2 और m की जगह 4 और g की जगह 9.8। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, 0.2 को 4 से और फिर उसके बाद 9.8 से, तो जो आंसर आएगा वो 7.84 न्यूटन। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जो हमें चाहिए होगी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फ्रिक्शन को रेजिस्ट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट में हमने लिखा था फोर्स नीडेड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द ब्लॉक इज 7.84 न्यूटन। यहाँ पर हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना कोई न्यू चैप्टर।